सब्सक्राइब कीजिए हमारा एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके जरूर लाइक करें। दोस्तों, यह मास्टर वीडियो है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो वायुमंडल से संरचना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप नहीं छोड़ पाएंगे, अर्थात एग्जाम में भी आप बेहतर कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस मिलती है उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर वायुमंडल में बात की जाए, वायुमंडल में गैसों का संगठन कितना परसेंट पाया जाता है? दोस्तों, अगर नाइट्रोजन का देखा जाएगा तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में 21% होता है। आर्गन की जो मात्रा होती है 0.93% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा होती है 0.03% होता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए वायुमंडल में भारी गैसों का परसेंटेज कितना होता है तो 20.93% होता है। तो इतना इस क्वेश्चन से इतना इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए पृथ्वी पर ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प गैस उत्तरदायी होते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो निचली सतह होता है जिसे शुभ मंडल कहा जाता है, उस शुभ मंडल में टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प गैस होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है यह एक भारी गैस के रूप में जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस हीलियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, इसका सी नहीं होगा। जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान गैस है उस गैस का नाम आर्गन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए कि वायुमंडल में आर्गन गैस का परसेंटेज कितना होगा तो 0.93% होता है। और दोस्तों, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यह वायुमंडल में 32 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। और दोस्तों, बात की जाए पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करने वाली गैस कौन सी है तो उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस है, जो पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करने का काम करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। किसके कारण वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा क्या होता है? गर्म होता है। पृथ्वी से विकिरण यानी कि सूर्य से चलने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, जब यह ओजोन परत के द्वारा कुछ रोक ली जाती है, कुछ पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है और पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे पृथ्वी का जो निचली सतह होता है वह गर्म हो जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए वायुमंडल की जो निचली परत को गर्म रखने की जो सहायक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जलवाष्प भी सहायक होती है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी कि दोस्तों, सूर्य से चलने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जब भूपृष्ठ से टकराती है तो भूपृष्ठ के द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषण कर लिया जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वातावरण गर्म हो जाता है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। फ्रेंड्स, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की सहायता
ऑक्सीजन गैस जो सहायता करता है ईंधन को जलाने में। अगर ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में नहीं होगा तो हम ईंधन को नहीं जला पाएंगे। और वस्तु को तेजी से जलने से बचाने वाली जो गैस होती है नाइट्रोजन गैस होती है। यानी कि ऑक्सीजन अगर उपस्थित रहेगा तो ईंधन जलेगा, और कोई वस्तु तेजी से जलती है तो उसको बचाने का जो काम करती है नाइट्रोजन गैस काम करती है। तो इसलिए आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों बात की जाए, जो सौरमंडल होता है यह पृथ्वी का सबसे निचली परत के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों अगर इसके सौरमंडल के धरातल से औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी जो औसत ऊंचाई होती है 14 किमी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर सौरमंडल के बारे में बात की जाए तो सौरमंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अगर बात की जाए सौरमंडल में पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है 15 सेंटीग्रेड होता है। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए सौरमंडल पृथ्वी का सबसे निचली सतह है। पृथ्वी की भूपटल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के भूपटल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो दोस्तों 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में। इसलिए इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात की जाए पृथ्वी की सभी जो मौसमी घटनाएं होती है जैसे बादल, वर्षा, चक्रवात, बिजली चमकना हो गया आपका, तूफान हो गया, प्रतिचक्रवात हो गया, आदि जो घटनाएं होती है सभी सौरमंडल में होती है। यानी कि आधी तूफान, बरसात, जितने भी बादल होते हैं आपके पृथ्वी के जो निचली सतह होता है सौरमंडल में होती है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है, इसलिए आप इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो दोस्तों सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि ग्रीष्म मौसम में हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई की अगर बात की जाए तो अधिकतम जो ऊंचाई होता है 18 किमी होता है, लेकिन औसत ऊंचाई की बात की जाए तो औसत ऊंचाई 14 किमी होता है। और सौरमंडल की सबसे तप्त है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, जिसके कारण यह मंडल सबसे तप्त यानी सबसे गर्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समताप मंडल होता है। समताप मंडल क्या होता है? शोभ सीमा के ऊपर स्थित जो प्रदेश होता है उसी को समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए समताप मंडल के बारे में, समताप मंडल की सतह से तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है और ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है कि जो ओजोन परत होता है किस मंडल में पाया जाता है? तो दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता की बात की जाए तो वह भी आपके पाई जाती है समताप मंडल में। कितनी सांद्रता होती है? 20 से 35 किमी तक ऊंचाई तक इसकी सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। और एक प्रश्न एग्जाम में और बनता है कि ओजोन परत के मापने की इकाई का क्या नाम है? तो दोस्तों डाल्टन इकाई इसका नाम है। यानी कि ओजोन परत के मापने की जो इकाई है उस इकाई का नाम है डाल्टन इकाई के नाम से जानी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? तो दोस्तों जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है उस परत का नाम है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आयन मंडल में ही रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। दोस्तों अगर बात की जाए संचार उपग्रह के बारे में, संचार उपग्रह आयन मंडल के स्तर में स्थित होता है और वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का जो कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यानी कि दोस्तों समताप मंडल में जो ओजोन लेयर होता है उसका जो अवक्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, यानी कि इसको CFC गैस के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको भी याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट बी से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो दोस्तों ओजोन मंडल है जो वायुमंडल के रसायन मंडल का एक भाग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो दोस्तों हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाया जाता है। क्यों? समताप मंडल में उड़ाने की आवश्यक दशाएं पाई जाती है जहां पर उसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बादल, बरसात ये सब नहीं होता है, जिसके कारण समताप मंडल में हवाई जहाज के उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती है।
और दोस्तों वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का जो संकेंद्रण होता है समताप मंडल में होता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों जो सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है वह ओजोन मंडल होता है जो समताप मंडल में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए ओजोन मंडल की सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किमी ऊंचाई तक समताप मंडल में पाया जाता है। और दोस्तों समताप मंडल में ही जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो दोस्तों समुद्र तल पर औसत वायुदाब जो होता है 1013.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु क्या होती है? जब वायु दोस्तों क्या होती है? ठंडी तथा शुष्क होती है, तो वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो दोस्तों वायु दाब में अचानक आने वाली जो कमी होता है यह तूफानी मौसम का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एग्जाम स्टडी डाइजेशन को सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। फ्रेंड्स यह कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर बटन दबा करके जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।